नमस्कार सभी भाइयों को। अब साउंड का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। साउंड नहीं आ रहा है सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और मेरे भाई आज जो है रेलवे ग्रुप डी जो मैराथन हम लोग स्टार्ट किए थे कल से, तो आज जो है आज ये बुक का जो है सॉल्यूशन होना है। ये बुक आपका जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए है और ये आपका जो है प्लेटफॉर्म की बुक है और ये वॉल्यूम 2 है। और यहाँ पर जो है इस सेट में जो है आपको टोटल 30 सेट टेस्ट सीरीज दिए गए हैं और साथ में 10 सेट जो है सेक्शनल वाइज आपको दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल 40 सेट इसमें जो है आपके होंगे। और ये कैसे कैसे होगा ये मैं बात बता दूं भाई, ये बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो आप प्लेटफॉर्म कोचिंग में टेस्ट देते हो तो सप्ताह में 3 दिन होता है। MWF में टेस्ट होते हैं और आपका जो डिस्कशन TTS में होता है। ठीक है, TTS में उसका डिस्कशन होगा, यानी 3 दिन आपके जो है यहां पर जो प्रॉपरली टेस्ट चलता है उसका डिस्कशन होगा। और बाकी रेस्ट जो है समय जो है रेस्ट जो आपका टाइम है उसमें जो है या आपके बुक को कंप्लीट जो है आपका डिस्कशन कराया जाएगा। तो मेरे भाई जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और इस सेशन को जो है ज्यादा से शेयर कर दीजिए। इस बार ग्रुप डी निकालना है सर, आप सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताइए जिससे आए, आलतू फालतू नहीं बने, बता के टाइम किल कीजिएगा। अरे मेरे भाई जो है ग्रुप डी से रिलेटेड ही क्वेश्चन चल रहा है, जो सेट हम लोग करवाते हैं उसी का जो है डिस्कशन होता है। और प्लस इस बुक का जो है अभी हमने बोला थंबनेल भी पीछे आप देख रहे होंगे कि इस बुक से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिलने वाला है। तो उसमें जो है मान लो कि आप कोई सिंपल सवाल है तो उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग को साथ में लेकर चलना होता है। मेरे भाई सारी चीजें जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन अल्टरनेट डेज क्वेश्चन है आपका। टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट डेज क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर लेता है और बी उसे 28 दिन में कर लेता है। ठीक है, 28 दिन में कर लेता है। तो एलसीएम यहां पर हम निकालेंगे। मेरे दोस्त जितने भी लोग शेयर कर दो, जरा सा जो है सारे बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर एलसीएम निकालने वाले 24 और 28 का जो है यहां पर एलसीएम क्या होगा। तो भाई मेरे ख्याल से जो 168 होना चाहिए। 28 है सबसे बड़ी संख्या, 7 गुने 4, और 24 हमें चाहिए तो भाई 4 है और हमारे पास 6 नहीं है। ठीक है, तो 6 हम डाल देते हैं। 8 6 के 48, 6 दूने 12, 12 हो गए आपके और 4 16, 168 ही हमारा होगा। ठीक है, 168 168 इसको मतलब एलसीएम आ गया। अब मेरे भाई 24 से अगर हम डिवाइड करें, 24 से 6 चौका 24 तो बचेगा 7, और अगर 28 से डिवाइड करें तो 6 बच जाएंगे। ये हमारा जो है एलसीएम आ गया। टोटल वर्क के फॉर्म में हम 168 को रख सकते हैं, टोटल वर्क के फॉर्म में। तो यहां पर 7 और 6 हो गए। अब कह रहा है कि यदि वह पहले दिन कौन शुरुआत करता है, बी शुरुआत करता है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है कि आप शुरुआत किस चीज से हो रहा है, कौन शुरुआत कर रहा है। तो मेरे भाई शुरुआत कर रहा है कौन, तो बी शुरुआत कर रहा है। एक दिन, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक दिन जो है बी करेगा तो एक दिन आपका जो है ए करेगा। और यही पैटर्न तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। मेरे भाई यहां पर जो है जोड़े तो 2 दिन हमारे पास हो गए। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, तो आप बोलोगे सर 13 यूनिट काम हो गए। एक ऐसा मल्टीपल हमें इसके 13 का मल्टीपल लाना होगा जो 168 तक पहुंच जाए, 168 तक पहुंच जाए। ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा, तो आप कहोगे 13 गुना 12 156 होता है, 13 गुना 13 169 होते हैं। मतलब 13 से नहीं होगा, 12 से आप कर सकते हो। 12 से 156 आपका हो गया। यहां भी जितना यहां से मल्टीप्लाई, यहां भी उतना से ही मल्टीप्लाई। 12 दूने 24 दिन में आपने जो है 156 यूनिट काम कर लिया। 156 यूनिट काम कर लिया। तो मेरे भाई 8 यूनिट अभी भी वर्क बचा हुआ है, 8 यूनिट अभी भी वर्क बचा हुआ है। और पेयर जो है आपके खत्म हो चुके हैं, पेयर मेरे भाई खत्म हो चुके हैं। तो फिर शुरुआत करेगा कौन, बी करेगा। तो 8 यूनिट काम है और बी को करने के लिए कितने है, तो 6 यूनिट है। अगर एक दिन हम बढ़ाते हैं तो मेरा 6 यूनिट काम हो जाता है। अब मेरे पास 2 यूनिट का काम बचा हुआ है। अब मेरे पास 2 यूनिट का काम बचा हुआ है। अब किसकी बारी आ गई, ए की बारी आ गई। तो
ये हमारा जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, एक दिन में, यानी 7 यूनिट एक दिन में। तो मेरे भाई 2 यूनिट कितने दिन में, तो 2/7 दिन में, 2/7 दिन ये लेगा। ठीक है, ओवरऑल हमारा समय कितना है, तो 12 1 13, 13.2/7 कहीं है क्या? अच्छा, 12 दूने 24 नहीं, यहाँ पे हो गया 24 और 1 25, 25.2/7 यहाँ पे कहीं भी नहीं है मेरे भाई। 25.2/7 कहीं भी गलती हुआ है क्या? तो 13 12 156 हो गए मेरे भाई, और यहाँ पर अच्छा यहाँ पे 56 हो गए, यहीं से जो है यहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है, 1 सेकेंड का समय लेंगे। 156 4 8 4 12 यूनिट आपका बचा हुआ है, 12 यूनिट आपका बचा हुआ है। अगर हम जो है एक दिन लगाएंगे तो यहाँ पर जो है 6 यूनिट इसका खत्म हो जाएगा, बच जाएंगे आपके पास 6 यूनिट। 6 यूनिट करने के लिए किसकी बारी है, तो एक ही बारी है। तो ये जो है 7 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो 6 यूनिट काम 6/7 दिन में करेगा। 6/7 24 1 25, 25.6/7 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी जो है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अल्टरनेट डेज क्वेश्चन इसको बोलते हैं। आवाज थोड़ी सी फंस गई है मेरी। तो अल्टरनेट क्वेश्चन इसको बोलते हैं, और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। टाइम एंड वर्क में इंपॉर्टेंट 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो अल्टरनेट और दूसरा लिविंग एंड ज्वाइनिंग, मतलब 4 दिन किया छोड़ दिया फिर उसके बाद वापस आ गया। ये 2 टाइप सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद थी। ठीक है, यदि एक उसकी बिक्री आय जो है इतना है तो उसका लाभ बताइए। तो मेरे भाई ये जो है 30% क्रय मूल्य पर है, यानी यह वैल्यू जो है 130% है। 130% का हमको वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। 130% 2938 दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि लाभ बताइए, लाभ यानी जो है उसका 30% आपसे पूछा जा रहा है, 30% आपसे पूछा जा रहा है। मेरे भाई 13 से क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, 2938 और 130 गुना 30, 0 0 तो आपका कैंसिल हो गया। 13 से कट जाए तो बहुत अच्छा है, 13 दूने हो गए 26, बच गए आपके पास 3 33, 13 दूनी फिर आपका जो है 26 लग गया, 78, 13 छके 78 हो गए। अब 3 से गुना करें, 6 3 18 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ऑप्शन है 678। ठीक है, लास्ट में 8 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन से दिया गया है। तो 30% प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल जो है हमारा एसपी कितना होता है, 130% होते हैं। और फिर हमें लाभ मालूम करना है, 30% हमारा लाभ है। आरएस अग्रवाल के सवाल है मेरे भाई, आरएस अग्रवाल का सवाल है। सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। मेरा भाई ये हमारा जो है पुराना चाल होगा, ओल्ड चाल कितना है 5, और कह रहा है कि वो 2 चाल से चलेगा, मतलब नया जो है उसका चाल 2 रहेगा। यानी रेशियो कितना का बना, तो रेशियो बना 5:2 का बना, रेशियो 5:2 का बना। अब वहां 18 मिनट की देरी हो रही है, मतलब हमें टाइम में जाना होगा, तो ये 2:5 रेसिप्रोकल होता है स्पीड के अकॉर्डिंग, तो हमारा 2:5 हो गया। यहां पर जो है कितने का डिफरेंस, तो मेरे भाई 3 का डिफरेंस, 3 का जो डिफरेंस है वह 18 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट का जो है कितना मिनट आ जाएगा, 1 यूनिट का 6 मिनट आ जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे समानतः कितना समय लगता है। सामान्य चाल ये है, सामान्य समय ये है, तो मेरे भाई 2 लगेगा, 2 यूनिट का वैल्यू कितने मिनट, तो 12 मिनट हो जाएंगे। 12 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग इसे शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाएं। अभी मैराथन शुरू हुई है, आगे एग्जाम भी होने हैं, एनटीपीसी का एग्जाम है, फिर उसके बाद एनटीपीसी न्यू वैकेंसी जो दी हुई है, ग्रुप डी का जो है एग्जाम है, फिर एलपी का इधर जस्ट रिजल्ट दिया हुआ है। तो आगे बहुत सारे जो है रेलवे से जुड़ा हुआ एग्जाम बहुत ढेर सारा है। मूलों की प्रकृति निकालना है, क्लास 9 10 का सवाल आ गया यहाँ पर। तो उसके लिए हमें डी चाहिए, डिस्क्रिमिनांट जिसको बोलते हैं b² - 4ac। b² यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 5। ठीक है,
तो मेरे भाई यहाँ पर 4 हर हालत में दिख रहा है कि ये छोटा है और उधर वाला बड़ा है। 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, मेरे भाई यहाँ पर 56 आ गया, वो भी निगेटिव आ गए। तो जब हमारा निगेटिव आ जाता है यानी जीरो से जो है क्या है भाई, छोटा आ गया है, तो उस संदर्भ में आपका क्या होता है, इमेजिनरी होता है, यानी आप क्या कहोगे, काल्पनिक मूल कहोगे, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। अगर जो है जीरो के बराबर आ जाता है तो रियल और इक्वल हो जाते हैं, अगर जीरो से बड़ा आ जाता है तो रियल और अनइक्वल हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज ही है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 वर्ष और 4 वर्ष का दिया हुआ है। 2 वर्ष का मेरे भाई यहां पर 4 वर्ष का जो अमाउंट होगा वह दे रखा है आपका 3250, और 2 वर्ष का मेरे पास अमाउंट क्या है, 2 वर्ष का अमाउंट है मेरे पास 1750। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर डिफरेंस करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड, तो घटाते हैं हम लोग। तो यहां पर 2 साल का जो है घटाने के बाद हमको एसआई मिल जाता है, क्योंकि डिफरेंस को प्रिंसिपल और अमाउंट के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको एसआई। तो यहां पर 0 हो गए, 0 हो गया भाई 12 7 5, और यहां 2 में 1 गया, 1500 आ गए। अब हमें या तो 4 साल का निकालना होगा या तो 2 साल का निकालना होगा। तो संजोग ऐसा है कि 2 साल का हमारे पास पहले से दिया हुआ है, तो हमें जो है फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें रेट की जरूरत पड़ेगी, तो रेट के लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, क्योंकि रेट बराबर क्या होता है, एसआई गुने 100 होते हैं बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। तो हमारे पास रेट नहीं मालूम है, तो हम यहां से रेट मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है प्रिंसिपल मालूम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल हमारा ए यानी 2 साल का अगर आप लगाना चाहते हैं तो 1750, और माइनस 2 साल का एसआई कितना है, तो 2 साल का एसआई जो है मेरे पास 1500 है। तो बहुत ज्यादा रेट आएगा, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल जो है बहुत ही कम है, यानी 250 रुपया यहां पर दिया गया है। 250 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और 250 रुपया और 1500 रुपया हमारा जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा है। तो मेरे भाई रेट आपका जो है बहुत ज्यादा होगा। एसआई हमारा जो है 1500 रुपया गुने 100, और प्रिंसिपल कितना है, तो 250 रुपया है। टाइम कितने हैं इसके अकॉर्डिंग, तो टाइम आप लोगे 1500 जिसका लिए हो तो 2 साल का आपने लिया है। एक 0 तो आप यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हो, 25 से 4 बार लगा सकते हो 2 से, यानी 150 दोने कितना हो जाएगा, तो 200, ये 300 आपका हो जाएगा, यानी जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप के, अरे यार, इस टाइप के सवाल आपने बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपने बहुत पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के 2 संगत भुजाएं। 2 समरूप त्रिभुजों के बारे में सारा चीज हम लिख देते हैं। समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल में क्या क्या घटनाएं घटती हैं वो सारी चीज हम यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले जो है भुजा का जो अनुपात होता है वह हाइट के अनुपात के बराबर होता है, पेरीमीटर के अनुपात के बराबर होता है, मीडियन के अनुपात के बराबर होता है। ये सारे आपस में जो है बराबर होते हैं। और अगर कंपैरिजन कर दिया जाए किससे, एरिया से, तो रूट अंडर एरिया के जो है, रूट अंडर एरिया के रेशियो के बराबर होता है। इतनी बातें 2 सिमिलर ट्रायंगल में होती हैं, आप चाहे तो कहीं लिख भी सकते हैं। मेरे भाई यहां पर जो है इस दोनों के बारे में पूछा गया है, तो अगर एरिया हमसे पूछेगा तो मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे, तो हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका। तो वहां पर 10 और 9 दिया हुआ है, तो 10 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 100 बटे 81 मिल जाएगा। 100 बटे 81 यानी कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जुड़े हुए रहिए हमारे साथ, समझ गए ना, जुड़े हुए रहिएगा। एनी टाइम जो है आप कहीं पर चालू करके देख सकते हैं, और अपना जो है बुक जरूर खरीद लीजिएगा, या फिर जो है उसका पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है, आप जो है उसको कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समूह में 30 विद्यार्थियों का एवरेज कितना दे रखा है, तो 18 दे रखे। डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, या अगर आप डिटेल से निकालना चाहते हैं तो 30 गुना 18 लिखना पड़ेगा।
अगर कहता है जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो आदमी तो 30 से हो गए 31, लेकिन एवरेज जो कह रहा है 1 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 18 से हो जाएगा 19। इससे आप अपना एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। डिटेल मेथड ये हुआ आपका। लेकिन मेरे भाई अगर आप जो है आराम से सोचिए तो यह डिविएशन रूल अगर आप सोचते हैं तो 18 वर्ष आपका दिया हुआ है। जब एक शिक्षक की आयु शामिल करेंगे तो आदमियों की संख्या 30 और 31 हो जाएगी, और सब कोई जो है 1 वर्ष बढ़ेगा। 1 वर्ष एवरेज बढ़ने का मतलब क्या होता है कि हर एक आदमी पर 1 वर्ष बढ़ेगा, तो 31 आदमी पर कितने बढ़ेंगे? 31 बढ़ जाएंगे। तो मेरे भाई टोटल कितना आ गया? तो 49 आ गया। यानी उस मास्टर साहब का जो है एज कितना है? तो वह 49 है। यानी ये भी आपका 49 ही आएगा जब आप सॉल्व करोगे। इसको हम लोग डिविएशन रूल बोलते हैं। सम में जितना डिफरेंस होगा वही हमारा जो है एवरेज में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा F1 में 3 डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और F2 में आपके भी 3 डाटा दिए हुए, और इस दोनों का हमें चाहिए रेशियो F1 इज F2। तो हमें किसका चाहिए? फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आप सेकेंड, फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आप क्या करते हो मेरे भाई? सेकेंड डाटा को थर्ड डाटा से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड फर्स्ट करते हो। जब हमें रेशियो ही निकालना है तो हमें किसी को गुना भाग करने की जरूरत नहीं, यहां रख देना है। तो मेरे भाई थर्ड डाटा है 8, सेकेंड है 7/12, और नीचे में कौन है? फर्स्ट। तो फर्स्ट ये 12 जो है नीचे आ जाएगा, 12 जो है नीचे आ जाएगा, और पहला वाला डाटा कौन है? 2/7, 7 ऊपर चले जाएंगे, 7 ऊपर चले जाएंगे। एक बार हम बेहतर तरीके से लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग समझिएगा कि जो है ये नंबर्स कहां जा रहे हैं मेरे भाई। 2/7, इतनी बातें हो गई। फिर F2 के लिए हम फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, तो थर्ड सेकेंड बाय फर्स्ट, ये हमारा हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लीजिए और वही उस क्वेश्चन का जो है आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले आप देखो कौन कौन सा कट रहा है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। 8 × 7, और नीचे वाला 7 हमारा ऊपर चलाया, और नीचे में हमारा 12 × 2 बच गए। इधर हम करते हैं तो 10 × 4 बचेंगे, नीचे 3 हो गया। ये 6 ऊपर चले आएंगे और 5 आपके नीचे रह जाएंगे। अब इस दोनों में जो है कट सकता है तो काटिए, दोनों में जो कटेगा वो आपका उसके बाद आंसर बच जाएंगे आपके। तो क्या क्या कट रहा है यहां पर? तो मेरे भाई आप नीचे नीचे कैंसिल आउट करो या ऊपर करो। 3 से हमने 2 बार में काट लिया, 5 से काट लिया 2 बार में, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर जो है 2 से इसको काट लेते हैं 4 बार में, इसको 3 बार में काट लेते हैं, ठीक है। तो अभी 49 अब किसी से नहीं कटने वाला है, तो मेरे भाई 49 तो इधर हो गए, ठीक है। अब ये 3 उधर चला जाएगा, 4 4 3 हो जाएंगे 12, और कोई बचा हुआ है? यहाँ पे 4 भी बचा हुआ है। 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 3 आपके 48 हो जाएंगे, 48। तो ये आपका जो है किस ऑप्शन में है? तो ये आपके डी नंबर ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में दिए गए। तो कुछ भी नहीं है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, उसके बाद जो है आपको कैलकुलेट करना है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोलकाता से जाना है अहमदाबाद, और फिर उसी मार्ग से यानी 9 की स्पीड से जाइए और उतना ही दूरी फिर वापस आ जाइए 18 की स्पीड से। तो जब सेम डिस्टेंस को अलग अलग जो है स्पीड से कवर किया जाए तो एवरेज स्पीड आप जानते हो, एवरेज स्पीड सेम डिस्टेंस को जितनी दूरी हम गए उतनी दूरी ही वापस आए, तो उसके लिए हमें 2xy बटे x + y किलोमीटर पर आवर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सेम डिस्टेंस के लिए होता है, दूसरे किसी के लिए यूज मत कीजिएगा। भाई ये 9 की स्पीड से गया 18, और 18 और 9 कितने हुए? तो 27 हो गए। 9 से 3 बार में और 3 से 6 बार में, यानी उसका टोटल जो है एवरेज स्पीड कितना होगा? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। अगला नेक्स्ट पेज और जो है कॉपी लेकर बैठिए, आप भी देखिए उतना देर में बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
पहले तो हम छोटी से छोटी ढूंढ ले भाई, 15, 25, 40 और 75 से कौन है वो छोटी से छोटी संख्या जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। मेरा छोटी से छोटी संख्या को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। 4 बार आप जो है भाग देंगे, ऑप्शन में भी भाग देकर चारों से देख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है आपको एलसीएम ले लेते हैं तो उससे होगा क्या कि यहां पर जो है एक बार में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 75 है हमारे पास, 75 सबसे बड़ा नंबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गो 5 और ये 3, ठीक है। 75 75 से कट जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 40 है, तो 40 के लिए 8 गुने 5, तो 5 मेरे पास है, 8 नहीं है, 8 दे दिए। 25 के लिए 2 5 तो है ही, 15 के लिए 5 और 3 है ही, तो 75 गुना 8 हो गए, तो 8 पचे 40, 8 600 हमारा एलसीएम हो गया। 600 हमारा एलसीएम होगा। ये एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका है। तो यहां पर जो है 600 हमारा जो है एलसीएम निकल के आ गया, लेकिन यह आंसर नहीं हुआ। कह रहा है 4 अंकों की बरीस बरी, मतलब 4 अंकों की बरीस बरी अगर आप नंबर लेना चाहते हो 1 2 3 4, तो इसे आप 600 से डिवाइड करो। अब आप सोचो ये बढ़ेगा, यानी कुछ जोड़ना है कि घटाना है, तो जोड़ोगे तो 5 अंकों में पहुंच जाओगे। इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ घटाना ही होगा। तो घटाने में हम लोग लास्ट स्टेप में नॉर्मल क्रिया करते हैं, नॉर्मल तरीका अपनाते हैं। तो 600 एक बार में हम यहां लगा सकते हैं, बचेगा मेरे पास क्या 399, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, तो एक 9 हमने यहां उतार दिया, 6 बार में लगा ले 3600, 6 बार में हम लगा लेते हैं 3600, ठीक है। 3600 हमने लगा लिया, 7 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, चूंकि घटाना ही है तो नॉर्मल ही लगाना होगा। 9 9 और ये 3, 399 उस नंबर से हमको बाहर कर देने। इस नंबर से 399 यहां से हम बाहर करेंगे, 00 और ये 96, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप जो है चाहते हैं कि रेलवे के सारे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके, तो भाई इस सेशन से आपको जुड़ना होगा और लगातार जुड़ना होगा। अभी तो कल ही स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे आप जो है बैकअप बनाइए इसके साथ। कह रहा है कि यहां पर जो है वर्ष दे रखे हैं, ए बी और सी दे रखे हैं, और यहां से ईयर दे रखा है। 2018 में बी के उत्पादन, 2018 में बी का उत्पादन कितना है, तो मेरे भाई 65,000 है, 65,000 है। फिर कह रहा है तुलना में वर्ष 2020 में बी का ही चाहिए 2020 में, तो वो कितना है, तो वो भाई मेरे 25,000 है। 25,000 आपका दिया हुआ है। कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई, दशमलव के 2 स्थान तक ये आपको बताना है। दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है मेरे भाई। यहां पर यहां जाना है, कितना कम हो गया, 3 0 तो ऐसे भी है, 65 से 25 घटाओगे तो 40 जो है आपका हो जाएगा। 40,000 की कमी हो गई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो मेरे भाई 65,000 के अकॉर्डिंग, 65,000 के अकॉर्डिंग हो गया। 3 0 यहां से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 8 पचे यहाँ 40, 13 पचे 65, यानी 800 को अगर हम 13 से भाग दे तो 13 छक्के 78 हो जाएंगे, ठीक है। इस दोनों में से कोई आ सकता है, 60% तो नहीं होगा, 61 ही होगा। 13 छक्के 78 हो गए, 20 हो गया, 13 ही कहीं 13, यानी यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 61.54%, 61.54% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61.54% आपका करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। तो संजीव कुमार ने कुछ मैसेज किया है और डिलीट कर दिया। काहे भाई, ऐसा काहे करते हो, ठीक है। आगे बढ़े। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन हमको लेना है। यहां पर ये वाला बेलन हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारा बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया, और हाइट इसका दे रखा है 30 और रेडियस इसके दे रखे हैं आपके 10। तो कह रहा है कि इसे जो है आप आधार के समांतर काट दीजिए। अब कितनी ऊंचाई पर काटना है ये नहीं मालूम है,
लेकिन कह रहा है कि इसे आप कट कर दो, कहीं से भी कट कर दो, ठीक है। तो कट कर दोगे तो मेरे भाई दो पार्ट में ये बदल जाएगा, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया और एक हमारा नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है, दो बार हो गए। काट कर अलग कर दिया जाता है, दो टुकड़े बना दिए जाते हैं। बड़ा वाला टुकड़ा मान लो ये है, तो बड़ा वाला टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के, ये वाला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। तो मेरे भाई यहां पर जो है इसका रेडियस तो वही रहेगा, आर जो है 10 सबके लिए होगा, इसके लिए भी इस दोनों के लिए भी। बस हाइट जो है इसका घटेगा बढ़ेगा, इसका हाइट h ले लेते हैं। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हमने ले लिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हो गए बड़े वाले का ना, बड़े वाले का, बड़े टुकड़े का, ठीक है, बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो एक्चुअल दिया हुआ था, ओरिजिनल जो दिया हुआ था सिलेंडर, उसका ले लिए, ठीक है। उसका क्या होगा, तो उसका होगा हमारा 2 पाई आर, उसके लिए भी सेम रहेगा, आर भी सेम रहेंगे, बस इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है हम एच कह देते हैं, कैपिटल एच बोल देते हैं। तो कैपिटल एच यहां पर हो गया, और इस टोटल का जो है हमारा कितना परसेंट है, तो इस टोटल का हमारा 70% के बराबर, इस टोटल का हमारा 70% बराबर है। सर ऑनलाइन में सेट नहीं डाल रहे हैं, प्लीज सेट डालने के लिए बोलिए, ईयरली पास के लिए। अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे। तो यहां पर जो है 2 पाई आर आपका कैंसिल हो जाता है यहां पर ये 0 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। आर का वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, यानी 10 प्लस एच, और ये आर का वैल्यू 10 प्लस कैपिटल एच, कैपिटल एच कितना है, तो मेरे भाई 30 है, 30 है, और उसका 7/10 हो जाएगा। तो 10 प्लस एच बराबर ये 40, 0 0 खत्म, 7 चौका 28 हो गया। तो एच का जो वैल्यू है वह आपका कितना निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया। तो मेरे भाई 30 था हाइट, टोटल हाइट 30 था, तो ये बड़ा वाला का हाइट जो एच माने थे वो आ गया 18। तो ये छोटकन का जो है, छोटकन का क्या मान ले रे भाई, पी मान ले। तो पी का जो वैल्यू होगा, पी का जो वैल्यू होगा 18 में 30 घटा दोगे 12 आ जाएगा। तो हमको यहां पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है छोटे वाले को पिघला कर। अब मेरे भाई इसको पिघलाना है, इसका भी रेडियस वही रहेगा, आर बराबर 10 ही रहेंगे, बस पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी हाइट कितना हो जाएगा, हाइट 12 हो जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन में से आप इसको रख सकते हो। भाई 12 हमारे हो गए। अब इस छोटे वाले को पिघला कर एक गोला बनाना है, और गोले की त्रिज्या आपको मालूम करनी है। इसको पिघलाइए भाई, कहाँ लिखे, आगे लिख देते हैं। इसको जब पिघलाइएगा तो बेलन का आयतन हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच, एच उसका कितना है, तो 12 है। और इससे हमने क्या बनाया, तो एक स्फीयर बनाया, 4/3 पाई आर क्यू बनाया, ठीक है। तो पाई पाई तो हमारा कैंसिल हो गया 4 से हमने काट दिया 3, तो आर क्यू बराबर हमको कितना मिल गया, आर क्यू बराबर हमारे पास 2 10 है, हाँ चलिए ठीक ही है, 2 10 हमारे पास है, 100 हो गया, यानी टोटल हो गए 900। इसका जो रेडियस होगा 900 करनी घात 3 हो जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। किसका रेडियस है, तो गोले की त्रिज्या है, जो आपने गोला छोटा वाला से बनाया था उसका जो है हमें यहाँ पर रेडियस मिल चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन में आप रख सकते हो इसको। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रेलवे के लिए है। अगर आप एसएससी दे रहे होते तो इसमें जब टुकड़ा किया जाता है तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है इसमें। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा एक पात्र में एल्कोहल और पानी का जो है 80 लीटर मिश्रण 3:7 के फॉर्म में, 80 लीटर 3:7 के फॉर्म में, ठीक है। कह रहा है 40 लीटर मिश्रण निकाल दीजिए। तो मेरे भाई 40 लीटर तुम निकाल ही दोगे, 80 में 40 निकाल दोगे तो 40 लीटर में भी इतना ही रेशियो बचेगा, 40 लीटर में भी यही रेशियो आपका रहेगा 3:7। तो जैसे यहाँ पर जो है x लीटर निकाल है और उसका रेशियो 3:7 है,
अगर आप इससे जो है 40 लीटर निकाल दिए, सोचो 80 80 यहां पर दिया हुआ है, तो 40 लीटर निकाल दिए तो बचा कितना 40। उसमें भी रेशियो आपका जो है 3:7 ही रहता है। ये जो 40 लीटर हमने निकाला, ये वाला 40 लीटर, उसमें भी रेशियो आपका 3:7 ही रहता है। तो मेरे भाई ये 40 हमने ले लिया, जो हमारा 40 निकाल लेने के बाद रेस्ट बच गया, तो यह 3:7, 10 से भाग देंगे तो आपका 4, 4 तिहाई कितने हो गए, तो 4 तिहाई हो गए आपके 12, 7 चौका हो गए 28। ठीक है, ये बातें आ गई, 12 और 28 आ गया। अब कह रहा है कि इस 40 लीटर निकाले थे, उसके जगह 40 लीटर पानी डाल दिए। ये हमारा जो है एल्कोहल है और ये वाटर है। इसके जगह आप 40 लीटर फिर से पुनः डाल दो, एल्कोहल और वाटर का जो है रेशियो ये 12 रह जाएंगे और ये 68 हो जाएगा। तो अगर आप काटोगे 4 से तो मेरे भाई 4 तिहाई 12, और ये कितना बार में कटेगा, तो 4 तिहाई 12 हो गए, और ये हमारा जो है 17 चौका 68 हो जाएगा। 17 चौका 68, 4 तिहाई 12। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:17। 3:17 जो है आपके करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएंगे। जनसंख्या में अगर आप 3% वृद्धि करते हो, वृद्धि हो चुकी है, और उसके बाद 122 आदमी कम हो जाते हैं, इससे जनसंख्या में 1% की कमी हो जाती है। यानी ये जो 122 है वह कितने के बराबर है, पहले 3% बढ़ाए फिर 1% घटा दिए, इसका मतलब है कि यह जो है 4% के बराबर है। 4% 122 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है मूल जनसंख्या बताइए। मूल जनसंख्या अपने आप में 100% होगी। इधर 25 से गुना किए हैं, तो आप भी इधर 25 से गुना कर लो, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 122 गुना 25 हो जाएंगे। तो 25 से गुना करने का नियम बड़ा अच्छा है कि बगल वाले डाटा को अब 4 से डिवाइड करो, जो बचेगा रिमाइंडर फिर वापस गुना कर दो। 4 से अगर भाग दोगे 4 तिहाई 12, 30 बार में लग गया, और फिर 2 बच गए, 25 दोने हो गए 50, यानी 30 50 कहीं है, वो है आपका डी नंबर ऑप्शन। वो आपके डी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। बहुत इजी सवाल था। 8 व्यक्ति का जो है, हम मान लेते हैं सबका एवरेज ए है। ठीक है, 8 व्यक्ति का तो खर्चा कितना होगा, 8 है। करा एक रेस्टोरेंट में गया, 7 व्यक्ति ने, प्रत्येक ने 80 रुपया खर्च किया, लेकिन जो है 8वां व्यक्ति को जो है 70 रुपया ज्यादा लग गया। 70 रुपया ज्यादा लग गया। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। करा सभी व्यक्तियों द्वारा ए का वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू निकाल लेने के बाद टोटल आपसे पूछ रहा है, जो कि टोटल आपका है 8A। तो 8A का वैल्यू यहां पर निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम इसे डिविएशन रूल से चलेंगे, सेकेंड रूल से चलेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा इसको। 7 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 आदमी ने कितना दिया, तो मेरे भाई 80 रुपया दिया। 8वें व्यक्ति की बारी आ गई, तो वह एवरेज से कितना ज्यादा देता है, तो 80 रुपया ज्यादा देता है। 80 रुपया किसकी वजह से ज्यादा देता है, इसका मतलब है यह 7 जो है, 70 रुपया ज्यादा है, 80 तो वो है, तो 70 रुपया ज्यादा देता है। वह किसकी वजह से दे रहा है, इन 7 की वजह से दे रहा है। उसने अपना हिस्सा नहीं दिया होगा, जबकि सबको ए रुपया देना था, लेकिन इसने नहीं दिया होगा, उसी वजह से 70 रुपया बढ़ चुका है। ये 70 रुपया मेरा बढ़ गया है मेरे भाई 7 आदमी पर, यानी सब आदमी को 10-10 और देना पड़ेगा इस 7 को। यानी हमारा जो एवरेज है, एवरेज कितना हो गया, तो 90 हो गए। एवरेज हमारा कितना निकल गया मेरे भाई, 90 निकल गए। अब आपसे टोटल आपसे पूछा जा रहा है, तो टोटल 8 व्यक्ति था, सबने 90-90 देने हैं, तो 720 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 720, 8 गुना 90 तो 720। डिटेल बना सकते हो यहाँ पर, या फिर आप डिविएशन रूल से चल सकते हो, जो है डिविएशन ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, हालांकि हर एक क्वेश्चन पर डिविएशन नहीं लग पाता है, 70% सवालों पर जरूर डिविएशन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे के ठोस गोले को पिघला देना है। इस गोला का आयतन क्या होगा, तो मेरे भाई 4/3 पाई RQ हो जाएंगे, 15 15 15। ठीक है, इसे ढाल लेना है और इससे बनाना क्या है, पाइप बनाना है। ठीक है,
तो पाइप तो बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन होता है हमारा क्या, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, एच हमको निकालना है। और ये कैसा बेलन है मेरे भाई, तो यह है आपका जो है होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, तो उसका आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच लिखने के लिए हमको जो है 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। उसका होलो सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होते हैं, ठीक है। तो पाई पाई तो हमारा कैंसिल हो गया, ये 3 से हमने काट लिया 5 बार में, ठीक है। तो 4 गुने 5 गुने 15 गुने 15 यहां पर है, h गुने 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 36, या फिर आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो, उसको बोलोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 6 4 हो गए हमारे 10, और 6 में 4 गया तो हमारे पास क्या बच गए मेरे भाई, 2 बच गए, ठीक है। तो अब इसे आप काट सकते हो, 5 का 20, 20 खत्म, तो h बराबर आपके आगे 225, सारे सेंटीमीटर में थे 225 सेंटीमीटर। अगर मीटर में अगर मीटर में बदलोगे तो इसे 100 से भाग देना पड़ेगा, तो मीटर में आ जाएगा, यानी 2.25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन 2.25 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो समझ टाइम पे जो है ना खत्म करना पड़ता है भाई साहब, 8:40 हो गए, नहीं तो इसको जो है हम इतना बेहतरीन तरीके से जो है लंबा थोड़ा सा प्रोसेस समय लेकर इसको जो है खत्म करते हैं, लेकिन नेक्स्ट तुरंत बैच पर बैच रहता है तो उसमें थोड़ा सा जो है ये हो जाता है। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ना भाई, कैसा लग रहा है आपको, जो है समझ में आ रही है सभी बंधुओं को कि नहीं समझ आ रहा है, कि चीजें समझ में आनी चाहिए, किस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैराथन शुरू हुआ है, अभी लंबा पारी खेला जाएगा, बहुत सारे बैचेज आएंगे, बहुत सारे जो है मैराथन आएगा, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो ये हमारा जो है x का वैल्यू दे रखा है, ये y का वैल्यू दे रखा है, तो x यहां पर लिखा हुआ है तो हम उसे लिख सकते हैं 69 0.07, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको z लिखा हुआ है तो z हो जाएगा। y का वैल्यू इतना है तो 69 और 0.67 गुना कितना 7, तो बेस हमारा बराबर है, यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर बराबर होंगे, तो 0.07 z बराबर 0.67 गुना 7। तो अगर पॉइंट हम उड़ा दें, यहाँ पर पॉइंट हम उड़ा दें, ठीक है, तो 0.67 जो है 7 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी z का वैल्यू 0.67 हो जाएगा, z का वैल्यू, अच्छा पॉइंट तो हम उड़ा दिए हैं तो 67 हो जाएगा, ये पॉइंट हटा चुके हैं हम लोग, ये 7z बराबर 67 गुना 7 है, 7 7 कैंसिल, z का वैल्यू कितना आ गया, z का वैल्यू आपका 67 निकल के आ गया, z का वैल्यू 67 आ गया। ये सवाल है ना, तो भाई 12 मिनट 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो हमें पहले मालूम करना पड़ेगा कि अगली बार वह एक साथ कब बजेगी, उसके लिए हमें लेना होगा एलसीएम, उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर है 20, 5 गुने 4 हो गए, इससे कट गया, 16 से काटना है तो एक और 4 चाहिए, और 12 से काटना है तो एक 3 चाहिए, ठीक है। तो ये 20 और 4 3 12, 240 इसका एलसीएम हो गया। बार बार मैं बता रहा हूं, ये तरीका एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका में से एक होता है। 240 एलसीएम हो गए, अब मेरे पास कितना समय है, 16 घंटा 20 मिनट है मेरे भाई, टोटल हमारे पास समय कितना है, तो 16 गुने 60 और प्लस 12 मिनट में हम तब्दील कर लेते हैं ताकि हमको भाग देने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 16 छके हो गए 96, 960 और प्लस 12 मेरे भाई 972 हो गए, 972 मिनट हमारे पास, ठीक है। तो ये 240 से ये 12 कटेगा क्या, 12 कटेगा ही नहीं, 960 तक पूरा पूरी कटेगा, 972 और 240, 24 चौका 96, तो मेरे भाई अप्रॉक्स में जो है, अप्रॉक्स में इसे कितना लेना होगा, 24 चौका 96, यानी आपको जो है
चार लेने पड़ेंगे, चार लेने पड़ेंगे। और आप जानते हो कोई मिनट कोई सेकंड नहीं होता है और आप एक बार पहले ही बजा देते हो। जैसे आप जो है कोई घंटी बजाते हो तो कोई मिनट कोई सेकंड नहीं हुआ तो पहले ही एक बार आप बजाते हो, उसके बाद पता चलता है कि इतना इतना देर पर ये सारे काम हो रहे हैं। तो आपको हर बार एक जोड़ना भी पड़ता है। तो 4 1 5 ये अप्रॉक्स में आपका जो है 5 बार बजेगा। 12 मिनट जो इसमें एक्स्ट्रा बचे हैं 12 मिनट, उसमें तो बज ही नहीं सकता क्योंकि 240 मिनट बाद वह एक साथ बजता है। 240 मिनट बाद एक बार बजता है। पॉइंट में दोनों है, 24 दूने 48, ठीक है। ये हो गया हमारा। 2 का स्क्वायर कितना, 24 दूने 48, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे भाई यहां पर जो है 2.4 में अगर 4 घटा दो, ये दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 7 पचे 35, 19 सत्ते 133 होता है। 19 सत्ते 133 और 5 दूने कितना 10, 143 हो जाएगा ये, ठीक है। 143 आपके हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। 133 और यहां से 10 सही है हमारा। माइनस ये हो गया 2.4 और ये भाई साहब 2 का स्क्वायर हो गए 4। इतनी बातें हमको पता चल गई। 143 बटे 35 अगर पूरा हम ले लिए या एक लाइन और लिख ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 143 बटे 35 माइनस, मेरे भाई 4 में 2.1 घटाना चाह रहे हैं। 4 में अगर 2 घटाओगे तो बचेगा 2, वो भी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, और उसमें भी 0.1 घटाओगे तो 1 पॉइंट आपके कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। 1 पॉइंट आपके 9 हो जाएंगे। अब मेरे भाई 35 से इसको गुना करना होगा, फिर उसके बाद 143, फिर भाग देना होगा। इतनी प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी। मेरे भाई 10 नीचे ले आते हैं, ठीक है। 10 नीचे ले आते हैं तो 10 अगर नीचे ले आएंगे तो कोई फायदा होगा, कोई फायदा हमको नहीं होगा। 1.9 ही छोड़ देते हैं। हमारा एलसीएम हो गया 35, यहाँ 143 प्लस, अगर आप 19 को 35 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 4 और 5 ये हो गए, 9 3 27, 5 हो गए 32, ठीक है 32 और बाकी वाला 4 था 36 हो गए, बचा 3 हमारे पास, 3 3 हो गए आपके 6, 665 आपका निकल के आ रहा है। 665 आपके निकल के आ रहे हैं, ठीक है बिल्कुल सही है। 9 पचे 45, 4 5 और 27, 32, 32 4 36, 6 3 3 इकाई 3 और 3 6, बिल्कुल सही है। तो आपका 665 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब उसमें आप ऐड कर लो 143 को, 143 को ऐड करोगे तो 5 3 हो जाएंगे 8, यानी ये अप्रॉक्स में ही आने वाला है क्या। अच्छा, पी बाई क्यू के रूप में सरलतम रूप में लाइए और क्यू के अंकों का योग बताइए। सरलतर रूप में ले आने के बाद तब पी बाई क्यू का मतलब अगर कट सकता है तो फिर देखेंगे। 4 5 3 8, 6 4 हो गए 10, 6 1 7 1 8 हो गया 808 और 35। अब इसमें कह रहा है कि आप देखो कि कट भी सकता है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल भी सकता है क्या। तो मेरे भाई यहां पर 5 और 7, 7 5 से तो ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही आ चुका है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब कह रहा है क्यू के जो है अंकों का योग बताइए। तो क्यू हमारा कितना है 35 है, तो आप 5 + 3 यानी इसका आंसर कितना होगा 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सटीक आंसर 8 हो जाएगा। कट ही नहीं रहा है तो भाई वहीं पर छोड़ देंगे उसको। कह रहा है कि आंकड़ों का माध्य जो है 37 दिया हुआ, तो माध्य बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं एम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी हमको जो है ये सब गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और इस भाई साहब को छोड़ देना है। 19 दूने हो गए 3800, ये हो गया, और 13 चौका 52, ठीक है। 19 दूने 38, 380 हुआ, 3800 कैसे हो गया, 380 हमारे हो गए। 13 चौका 52 हो गया 520, और 24 85, 24 85 गुना करें 85 और 24 तो कितना होता है 5 चौका 20 बच गया। ऐसे कहा गुना करना है 24 बचे हो गए आपके 120, बच गया 12। 24 अठे कितना होता है भाई 8 चौका 32 और
8 दूने 16, 3 192 हो जाते, 192 और 2 194, 1940 हो गया आपका। 85 गुना 24 1940, 24 पचे 120, 12 बच गए, और 24 अठे 192 और 12, 24 पचे 120 बच गया 12 हमारे पास, 24 अठे हो गया 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 3 119, 192 में 12 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 192 में 12 ऐड कर दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपके 204, यानी 2040 हो जाएगा। 2040 गुना करने पर ये आपके आ जाएंगे। तो 2040 यहां हो गया हमारा, ठीक है। अब ये भाई साहब बच गए 30x, तो सबसे पहले इसको जोड़ ले, 0 हो गया, 4 2 6 8 6 14, बच गया 1, 5 3 8 1 9, और 2940 हो गया। 2940 ये हुए, लेकिन ये भाई साहब अभी भी बचे हुए 30x, 30x अभी भी बचा हुआ है। और उसके अलावा जो है हमें सिग्मा fx भी चाहिए, तो सिग्मा fx हमारा जो है 19 13 और 24 उसमें भी x हमारा अननोन है। 4 3 7 9 7 हो गए आपके 16, 2 1 3 3 1 4 और 4 1 हो गए 5, 56 प्लस x, और टोटल का जो है माद आपका कितना दिया हुआ है, वो आपके दिए हुए 37, वो आपके दिए हुए 37। 2940 इधर हो गए, 30x इधर हो गया हमारा, बराबर 37 गुना 56 करना होगा, प्लस 37x, 37x, और 37 गुना 56 कितने होते, 37 और 56, 7 छके 42, बच गए 4, 6 तिया हो गए 18, 7 पचे हो गए 35, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 और 5 हो गए 13, 3 1 4 1 5, 53 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और बाकी बचा हुआ था 4, तो ये हो गए 57, ठीक है। 5 तिया 15, 15 और 5 हो गए 20, यानी जो है 2072 यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन है, बस मुश्किल से कैलकुलेशन, अगर सिंपल कैलकुलेशन रहता तो एक झटके में सारी चीजें क्लियर हो जाती। तो 30x को उधर भेज दिए तो 7x बच गया, और 2072 में अगर आप जो है 2072 इससे आप माइनस कर लो तो मेरे पास कितना बचता है, 10 में 2 गया 8, यहाँ पर 3 बच गए, 13 में 7 गया 6, और ये 8, 868 बच गया, 868 आपके यहाँ पर बच गए। तो क्या यह 7 से कट रहा है, तो मेरे भाई 7 से काट के देखते हैं। 7 इकाई 7, 7 दूने 14 और 7 चौका 28, यानी x का जो वैल्यू आ गया वह आपका आ गया 124, 124 आ गया। भाई ये सब 10वां क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है अंतः कोण है, और अंतः कोणों का जो है योग हमारा कितना होता है, तो 180 होता है। तो मेरे भाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। दोनों मिलाकर हमारा 180 होना चाहिए, 105, तो मेरे भाई 75 बच गया, ठीक है। अब देखो ये एक लाइन आप जो है पैरेलल लाइन होता है, एक उधर लाइन है और एक इधर, इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसका कुछ नाम रख देते हैं ए, और ये बी। ए बराबर बी किस वजह से होता है, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल होता है, यानी बाह्यतम जो है आपका एकांतर कोण है। तो ये 60 है, तो ये भी मेरे भाई 60 होंगे, ये भी 60 होगा। तो भाई ये एक रेखा पर 180 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 2y आप हमें बताओ। x का वैल्यू हम 75 निकाल चुके हैं, और 2y का वैल्यू 2 गुना 120, तो 75 प्लस 12 दूने 240 हो गए, जोड़ लीजिए 7 4 11, 315। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन होंगे, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। क्लास 9th या 8 में जब आप शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर आपको मिलता है लाइन्स एंड एंगल्स, उससे जुड़ा हुआ ये चैप्टर है आपका। 10a प्लस 1/10 मतलब कॉट हो जाएगा ना, 10 कॉट हो जाएगा, 10 के साथ कॉट दिया हुआ है, करके देखिए भाई। 10 हमारा यहां पे हो गया, या एक काम करो साइन कॉस में बदलिए ले डायरेक्ट, ना रहने दो, फिर बाद में बदलना भी पड़ेगा, चलो बाद ही में बदलेंगे। तो 10a हो गया, ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर a प्लस 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर ए बोल देते हैं और उसको टेन ए बोल देते हैं, नीचे में टेन ए है। तो सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि 1/cos स्क्वायर ए है, और जब इसे आप जो है साइन कॉस में बदलोगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे बचेंगे, ठीक है। 1/cos मतलब होता है सेक, और कॉसेक, सेक कॉसेक है क्या, बिल्कुल है। तो कॉस ए ऊपर चला गया, साइन ए आपके नीचे आ गए, तो एगो तो आपका कैंसिल हो गया। 1/cos का मतलब होता है सेक ए, और 1/sin का मतलब होता है कॉस ए के। मेरे भाई डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सेक ए इंटू कॉस ए के। तो ये हमारा इम्प्योर है और ये प्योर है, मतलब इम्प्योर सब क्लास में पढ़ा चुके हैं, और प्योर दोनों मिलेगा तो इम्प्योर मिलेगा, ठीक है। इम्प्योर मतलब 9 और 0 वाला, तो पहले तो 9 वाला खत्म हो गया, 9 और 0 वाला चल सकता है, ये भी खत्म, 9 0 वाला चल सकता है, मतलब इस दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल संख्या 42, रेकरिंग के पहले वाला घटाना रहता है, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9, और पॉइंट के बाद जितने अंक नन रेकरिंग है उतना 0 लगाना पड़ता है। ये इम्प्योर की बात है, प्योर वाला में तो कोई झंझटे नहीं है, आराम से डायरेक्ट लिख सकते हो। 42 0 घटा दिए तो घटाने की जरूरत भी नहीं है, और 99, ठीक है। तो 42 में अगर आप 4 घटा देते हो तो आपके पास बच जाता है 38, 38/90 प्लस यहाँ 42/99, ठीक है। ये भी 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 के फॉर्म में ही हमको चाहिए, 9 के फॉर्म में ही हमें चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 99 हो गया, यानी 11 गुना 9 हो गए, और ये भाई साहब 10 गुना 9 हो गया, मतलब एलसीएम इतना हो गया 990, इसके एलसीएम हो गए। तो 990 तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, सिर्फ डी नंबर ऑप्शन है, 990 वही होगा। बात समझ गए, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है तो ऊपर में 838 ही आना तय है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर। इम्प्योर और प्योर से रिलेटेड बहुत सारा सवाल तो इसी से सॉल्व हो जाता है, जितना हमने पढ़ाया है सारे बैचेज में, बहुत सारा क्वेश्चन तो जो है ये इम्प्योर प्लस इम्प्योर इम्प्योर में ही सॉल्व हो जाता है। जैसे इस दोनों को हमने किया तो 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, 2 ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है, आधी दूरी मतलब आधा दूरी वह 90 की स्पीड से चलता है, और आधा दूरी वह 30 की स्पीड से चलता है। ये दोनों दूरी बराबर है, और हमसे पूछ रहा है कुल दूरी बताइए, मतलब टोटल यहां से वहां तक। तो जब आप लगातार जो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से चलते हैं तो रूल होता है 2xy/x+y टोटल दूरी का, और उसको समय से गुना कर देंगे तो हमको जो है यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो 90 की स्पीड और 30 की स्पीड, तो मेरे भाई 90 और 30 कितना हो गया, 120। कितना समय है हमारे पास, तो 8 घंटे का समय है हमारे पास। 30 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 2 बार में, टोटल दूरी आपकी कितनी हो गई, 180 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 हमने नहीं लिखा है, वही मैं सोचूं, ये अगर 2 नहीं लिखोगे तो एक तरफ का आएगा, अगर आप जो है 2 लिखोगे तो दोनों तरफ का आएगा, 180 ये 180 ये, मतलब हो गया हमारा 360। 360 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी नंबर। ये 2 अगर आप नहीं लिखोगे तो एक तरफ का मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। 10 सेबों के नमूनों में एक सेब की औसत भार की गणना 104 ग्राम है, 104 ग्राम है, यानी वो एवरेज है। यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया है, प्रत्येक का ना 20 ग्राम कम दिखाया, तो मेरे भाई 20 ग्राम कम दिखाया है, कम दिखाया तो भाई एक तरफ कम दिखाया तो सही औसत बताना है, 20 ग्राम जोड़ दो ना, 124 ग्राम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में इसमें जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 25 बेहतरीन क्वेश्चन, और जो है कल फिर हम दोबारा मिलेंगे आपके
और इस फिर जो है इस तरह से लगातार आपका चलता रहेगा। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं और चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दे रखा है ना बच्चे, ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है। इसको आखिर अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल सीरीज क्यों कहते हैं? तो इसमें ऑलरेडी अल्फाबेट का भी यूज होता है, लेटर का भी यूज होता है, सिंबल का भी यूज होता है। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे होगे, लेटर नहीं है लेकिन इसमें सिंबल और डिजिट है, तो कह सकते हैं सर सिंबल डिजिट बेस्ड सीरीज है। अब देखिए क्या कहता है, ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या यानी डिजिट है और ठीक बाद में भी एक संख्या, यानी हमें ऐसे सिंबल की तलाश करनी है बच्चे जिसके दोनों ओर डिजिट है। तो देखिए सिंबल के दोनों ओर डिजिट, सिंबल के दोनों ओर डिजिट नहीं दिख रहे हैं अभी तक, लेकिन यहां देखो सिंबल के दोनों ओर डिजिट दिख रहे हैं, सिंबल के दोनों ओर डिजिट दिख रहे हैं। ठीक है, फिर से देख लो और कहीं भी है क्या ये व्यवस्था? तो कहीं भी ऐसी व्यवस्था और नहीं मिली जहां सिंबल के दोनों ओर डिजिट दिखते हो। तो हमें अपने पास दो ही व्यवस्था मिलेगी, तो ऑप्शन हम सी को ही अपने लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनाएंगे, तो आंसर सी को लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू। ए का अर्थ है कि सर आप डिवीजन लगा लो, इस पूरे फंक्शन में हमें कहीं भी ए नहीं दिखता है। बी का अर्थ है गुना कर लो और इस पूरे फंक्शन में बी 3 बार दिख रहा है। सी का अर्थ है कि प्लस कर लो, ठीक है, और डी का अर्थ है कि आप क्या लगा लो, तो डिवीजन लगा लो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमारे पास क्या हो जाएगा, 19 गुने 4 बटा कितना 7। डी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ क्या है, माइनस है, ना कि डिवीजन है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हो गया, 19 गुने 4 माइनस 7 और फिर इंटू 8 प्लस 32 माइनस 11 इंटू 2। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई की क्रिया कर लो, हटा लो। 9 चौको 36 का 6 हाथ में 3, 4 का 4 3 7 76 हो गए, माइनस 7 56 हो गया, प्लस 32 माइनस 11 दूना 22 हो गए। सारे प्लस वाले को एक साथ ले लो, तो 6 2 कितने हो गए 8, 7 और 3 हो गए 10। इसमें से माइनस करना है, 6 2 कितना 8 और 5 2 7, 78 को माइनस करना है। 8 में से 8 गया 0 बच गया, 10 में से 7 गए 3 बच गए, यानी आंसर हमारा 30 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग बच्चे किसको लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। अनुज है ना, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर कहाँ ड्राइव करता है, तो पूरब की ओर ड्राइव करता है। थोड़ा सा हम लोग स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब कोई बिंदु ए है, ठीक है, इस बिंदु ए से पहले मैं 12 किलोमीटर जाता हूं कहां, पूरब की ओर। फिर मैं दाईं ओर मुड़ता हूं, तो पूरब से दायां मुड़ूंगा ना तो दक्षिण में आऊंगा और चलूंगा कितना 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता हूं, अब मैं अगर दक्षिण से दायां मुड़ूंगा तो पश्चिम में चला जाऊंगा कितना 14 किलोमीटर। फिर मैं दाईं ओर मुड़ता हूं और अब मैं दाईं ओर मुड़ के 11 मीटर चलूंगा तो मैं ऊपर चला जाऊंगा यानी उत्तर की ओर, और अंत में मैं 2 मीटर मुड़ जाता हूं। ठीक है, और कहां पहुंचता हूं, बिंदु पी पे। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है बिंदु ए पर पुनः वापस लौटना है। तो बताओ बच्चे, बिंदु ए पर अगर पुनः वापस लौटना है तो नीचे आना पड़ेगा यानी साउथ में आना पड़ेगा। अब ये टोटल डिस्टेंस 11 है, इसमें से ये डिस्टेंस 8 कट जाएगा तो ये डिस्टेंस 3 बच जाएगा, यानी दक्षिण की ओर 3 मीटर हमें आना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर किसको बना लेंगे, बी को बना लेंगे। यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक पैटर्न से और बना सकते हो। अब बोलोगे सर वो पैटर्न क्या है, तो देख लो वो पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम ईस्ट में चलना शुरू करते हैं 12 किलोमीटर। ईस्ट से दायां मुड़ने का मतलब साउथ में आते हैं 8 किलोमीटर। फिर से दायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में जाते हैं 14 किलोमीटर, और फिर से दायां मुड़ने का मतलब नॉर्थ में जाते हैं 11 किलोमीटर, और फिर से दायां मुड़ने का मतलब है कि हम ईस्ट में जाते हैं 2 किलोमीटर। अब जो भी सेम डायरेक्शन है उसको छोड़ दो, अपोजिट को काट दो। तो ईस्ट भी 14 है, वेस्ट भी 14 है, साउथ से 8 से ये कट गया, बच गए 3,
यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु बच गया नॉर्थ में 3, और पूछ रहा है बिंदु ए पर पुनः वापस लौटना है, यानी उल्टा काम करना है। तो जब उल्टा काम करना है, उल्टा काम करना है तो नॉर्थ का उल्टा साउथ 3 किलोमीटर। तो आप यहां से भी अपना आंसर निकाल सकते हो, यहां आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, साउथ में 3 किलोमीटर। आगे अभी काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चंस को समझिएगा। हमारे पास जितने भी गाय थे, ठीक है, सभी गाय क्या थे, तो एमू थे। एमू जानवर की एक प्रजाति है, और सभी एमू क्या थे, तो सर शुतुरमुर्ग थे। जितने भी एमू थे ना, वो शुतुरमुर्ग थे। कुछ शुतुरमुर्ग जो है वो बतख है, कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, वो बतख है। वेन डायग्राम बनकर कंप्लीट हो गया। अब देख लो क्या कहता है। कुछ बतख गाय है, बताओ बतख का कुछ हिस्सा गाय तो नहीं दिख रहा है, तो पहला कैंसिल हो गया। सभी शुतुरमुर्ग गाय है, सभी शुतुरमुर्ग गाय नहीं देख रहे हैं, यानी दूसरा भी कैंसिल हो गया। तो ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है बच्चे, और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए नंबर जो है इस क्वेश्चंस के लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। क्या है, SI14 दे रखा है, उसको एक निश्चित तरीके से WH2 लिखते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि इसमें क्रिया क्या की गई। तो देखिए 19 से 23 कहने का मतलब है कि 4 जोड़े गए हैं, और 9 से 8 होने का मतलब है 1 जोड़े गए हैं। 14 से कितना हो रखा है, 2 हो रखा है, यानी कि इसमें -12 की गई है, इसमें -12 की गई है। अब देख लो, अगर हम सेम काम किसके साथ करते हैं, पी भी 4 के साथ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले हमने 4 जोड़ना है, फिर हमने 1 माइनस करना है, फिर हमने 12 माइनस करना है। तो बताइए, जब 16 में 4 हम जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 1 घटाएंगे तो 21 होगा, और 4 में -12 करेंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे, तो 12 को 12 कैसे लिख देगा, -14 से -2 आना है। TU तो आंसर मिल गया है, लेकिन यहाँ 12 मैटर कर रहा है, ठीक है। देख ले थोड़ा, 18 को 2 लिखा है, अच्छा 14 को -2 लिखा है, -14 नहीं है बच्चे, यहाँ 14 है, और 14 को -2 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि कितना पीछे जाना पड़ेगा, 16 पीछे जाना पड़ेगा। तो यहां भी हम क्या करेंगे ना, कि 4 से 16 पीछे चले जाएंगे। तो 4 से अगर 16 पीछे जाएंगे तो -12 मिलने वाला है, TU -12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो आंसर हम लोग बच्चे सी को बनाएंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा। देखिए फिर से अल्फा और सिंबल्स, लेटर और सिंबल सीरीज है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद में भी एक सिंबल है। डिजिट के दोनों ओर सिंबल चाहिए। देखिए डिजिट के दोनों ओर सिंबल दिखते हैं, डिजिट के दोनों ओर सिंबल दिखते हैं। आगे चलिए, डिजिट के दोनों ओर सिंबल नहीं दिखते हैं, और कहीं भी डिजिट के दोनों ओर सिंबल नहीं दिखते हैं, यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। PQRSTU और भी यानी 2 4 2 6 एक साथ लोग एक परीक्षा में सप्ताह के सोमवार से रविवार तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये लास्ट वन संडे, यही 7 दिन है। 7 लोगों को बैठना है। सिटिंग अरेंजमेंट अभी बहुत पूछे जा रहे हैं रेलवे के एग्जाम में खास करके, तो सिटिंग अरेंजमेंट पे आपका कमांड अगर हो जाता है तो गेम आपके लिए आसान हो जाएगा। देख लो,
यू की परीक्षा मंगलवार को होती है, पी और यू के बीच केवल 2 लोग हैं, तो यू मंगलवार को है तो ये 2 लोग ऊपर रख नहीं सकते। 1 और 2 छोड़ करके पी को हम कहाँ जगह दे सकते हैं, फ्राइडे को। भी की परीक्षा आर से ठीक पहले है, यानी भी की परीक्षा आर के ठीक पहले है, तो या तो भी आर को यहां रख लो या तो भी आर को यहां रख लो। भी आर के लिए 2 कंडीशन है, छोड़ दो। लेकिन शनिवार को नहीं है, तो लेकिन किसके लिए, तो भी के लिए, यानी भी की परीक्षा शनिवार को नहीं हो सकती। तो अब तय हो गया कि भी की परीक्षा बुधवार को और आर की परीक्षा गुरुवार को होनी है। टी की परीक्षा पी के बाद लेकिन क्यू से पहले, तो टी की परीक्षा पी के बाद लेकिन क्यू से पहले होनी है। एस और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा होगी, तो देखिए अब एस को तो मंडे को आना पड़ेगा ना, तो एस और क्यू के बीच 1 2 3 4 और 1 5 लोगों की परीक्षा होगी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग जो है वो परफेक्ट आंसर्स के रूप में चयन करेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न जो है ना, लॉकडाउन के बाद इस टाइप के प्रश्न की संख्या रेलवे में बहुत स्पीड से बढ़ी है, और एकदम कहते हैं ना कि झोला भर भर के देना सिटिंग अरेंजमेंट, वैसे अभी आपका चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपका एलपी का एग्जाम हो, झोला भर भर के सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है। ठीक है, हर सेट में 2-3 सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो बच्चे आज के डेट में अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट पे कमांड नहीं करते हो तो समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कोशिश करना है कि सिटिंग अरेंजमेंट को बिल्कुल बनाना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये अधिक मार्क्स देकर जाता है, और सिंपल क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन जब होते हैं तो उसकी मार्क्स कम हो जाती है। तो एक क्वेश्चन सिंपल छूट जाए चलेगा, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट नहीं छूटना चाहिए। इस चीज को माइंड मेकअप कर लो, रिजल्ट लाने हैं तो। देखिए के की वैल्यू 11 होती है और आई की वैल्यू 9 होती है, यानी कि -2 किया। 9 से 7 होने का मतलब है -2 किया। 7 में अगर हम 2 की कमी करते हैं तो हम 5 के पास पहुंचते हैं, यानी ई चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब दोनों में देखो सेकंड पद पे ही डिफरेंस दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए। 25 से 21 होने का मतलब है -4 करोगे, और 21 से 17 होने का मतलब है -4 करोगे। अब 17 में अगर -4 करते हो तो आपको 13 मिलते हैं। 13 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी बी को हम आंसर्स के रूप में चुन ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमारा जो परफेक्ट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी, इसी को हम बेस्ट आंसर लगाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, ये छोटी संख्या है और ये छोटी संख्या है, इन दोनों से मिलाकर एक बड़ी संख्या तैयार करी गई। तो ये तो तय हो गया कि दोनों को गुना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 40 को अगर 17 से गुना करेंगे तो ये हमारा 700 के आसपास या 600 के आसपास आएगा। छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए, तो अगर हम 40 में से 17 की कमी कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 23 बचेगा क्या? अब 23 के करीब जाने के लिए अगर हम इसको 10 से गुना कर लेते हैं तो 230 मिल जाता है। 53 यानी 23 और चाहिए। इसका मतलब है कि आप इसको 10 से गुना मत करो, आप इसको 11 से गुना कर दो। तो 11 तिया 33 का 3, हाथ में 3, 11 दूना 22 और 3 25। कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुना करना है और उसके बाद उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखते हैं क्या इस पे अप्लाई होगा। तो यदि हम 30 में से 13 को माइनस करते हैं 17 मिलेगा। 17 को 11 से गुना करते हैं, 11 सते 87 मिल जाएगा, बच गया 8, 11 एकम 11, 11 सते 77 बच गया 7, 11 एकम 11 और 7 18। यानी कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है वो क्लियर हो गया कि सर फर्स्ट और लास्ट को आपस में माइनस करो, जो भी आपके पास बचे आप उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए तो अगर हम 17 में 9 को घटाते हैं तो 8 आएगा, तो 11 8 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। 50 में 15 को घटाएं तो 35 आएगा। 35 दहिया 350 और 35 385, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लो। 50 में से हमने 15 को माइनस किया,
तो हमारे पास 35 बच गए। 35 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 11 बचे 55, हाथ में बचे 5, 11 तिया 33 और 5 38 हो गए। आंसर मिल गया बच्चे कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर मिल गए। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा। कितने दोस्त हैं? तो 6 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक वृत्ताकार मेज पर। तो सबसे पहला काम करना है कि एक सर्किल डिजाइन करेंगे। इस सर्किल पे 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे। अब सारे लोग का फेस कहाँ? सेंटर की ओर। अब ध्यान दोगे, वे एक दूसरे से समान दूरी पे बैठे थे। ए बी के दाएं तीसरा बैठा है, तो ये ए जो है ना बी के दाएं को तीसरा बैठा था। यानी जहां भी हम बी को जगह देंगे, सेंटर को देखेगा, इसका दायां एंटी क्लॉक जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ए बैठा है। आगे चलिए, ई डी के बाएं था, तो ई कहां बैठा है? तो डी के बाएं। तो देखिए, डी के बाएं ई को हम यहां भी रख सकते हैं और डी के बाएं हम ई को यहां भी रख सकते हैं। तो 2 कंडीशन है, तो कोडिफिकेशन कर लीजिए कि डी के बाएं ई बैठा है, क्योंकि अभी इसको बैठने के कितने प्लेस है? तो 2 प्लेस है, छोड़ दीजिए। अब कहता है ए एफ और डी के ठीक बीच में बैठा था, तो ए कहां बैठा है? एफ और डी के बीच में बैठा है। इसका मतलब है कि डी को यहां और एफ को यहां रख सकते हैं, या एफ को यहां और डी को यहां। अब देखो, अगर डी को यहां रखेंगे तो इसके बाएं ई संभव नहीं है, तो अब आपको डी को यहां रखना चाहिए, एफ को यहां रखना चाहिए, और डी तो सेंटर को देखेगा तो इसके बाएं में ई यहां आ जाएगा। ए बी सी बचा हुआ है, सी बैठ गया। प्रश्न पूछे गए हैं निम्नलिखित में से कौन डी के बाएं तीसरा है? तो डी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, सी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। संजीव सेट डलवा दें। बच्चे ये टेस्ट सीरीज, अच्छा सेट अभी तक आप लोग के पास नहीं पहुंचा है ना? ठीक है, चलिए आज हम बोल देते हैं कि सेट पहले टेलीग्राम पे डाल दीजिए ताकि बच्चे बना कर बैठे और उसके बाद वो डिस्कशंस का लुत्फ उठाएं, तो ज़्यादा सुटेबल होगा। क्योंकि देखिए, इसमें हम 3 दिन टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चलाएंगे, ठीक है, और बाकी 3 दिन जो आपके है ना, वो हम प्लेटफॉर्म की नई बुक आई है, हम उस बुक के डिस्कशन को करेंगे ऐप पे सर। ठीक है बच्चे, बिल्कुल कोशिश रहेगी हमारी कि हम पहले ही क्वेश्चंस को डलवा दें। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होता है। अगर पहला नंबर ऑप्शन आंसर है तो बड़ा आसान है काम, और चौथा ऑप्शन आंसर है तो बड़ा मुश्किल है काम। तो सबसे पहले हम डिवीजन की मदद से चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ डिवीजन रखने पे ये कटने को तैयार है, ठीक है। अगर यहाँ डिवीजन रखेंगे तो ये कटने को तैयार नहीं है, तो इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। अगर यहाँ डिवीजन रखेंगे, कटने को तैयार है। तो चलिए कर देखते हैं, माइनस इंटू प्लस डिवीजन इक्वल टू। तो देखिए, तो 4 एकम 4 और 4 चक्को 16, 14 चक्को 56 कट गया ना। अब 32 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी संख्या दे देगी, और तब घटकर जुड़कर 73 आ ही नहीं पाएगा। ये दिमाग लगाते हुए चलना है, पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बी को पकड़ते हैं, तो बी क्या कहता है? इंटू करो, माइनस करो, प्लस करो, डिवीजन करो, उसके बाद इक्वल लगाओ। तो देखिए, 14 चक्को 56 बच गया ना। अब देखो, 13 सत्ते कितने हो जाएंगे? तो 91 माइनस 32 और प्लस 14 बराबर कितना लिख रखा है? 73। मुझे लगता है ये हो जाएगा। तो देखिए, 4 1 कितने? 5, और 9 1 कितने? 10। इसमें से हमने घटाने हैं 32। 5 में से 2 गया, 3 बच गए, ठीक है, और 10 में से 3 गया, 7 बच गए, 73 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो हर बार कैलकुलेशन पूरा नहीं करना है, कुछ को अजम्पशन करके भी बनाना है, जिससे आपको समय जो है ना वो कम लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे। देखिए, महिला कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं डॉक्टर जो हार्ट का इलाज करते हैं, ठीक है, हार्ट के इलाज से संबंधित जो भी डॉक्टर होंगे वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएंगे। और इंजीनियर, अब कहता है सर महिला इंजीनियर और कार्डियोलॉजिस्ट, इसके वेन का सही सही निरूपण कीजिए। तो हम इस वेन का चयन सबसे अच्छे से कर सकते हैं। देख लो, ये महिला हो गई, ठीक है, कुछ महिला आपको कार्डियोलॉजिस्ट दिखेगी और कुछ महिला आपको इंजीनियर दिखने वाली है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखिएगा, BSGN दे रखा है, ठीक है, और इसको क्या लिखता है, 5, 22, 10 और 17। अगर थोड़ी सी भी प्लेस वैल्यू पे कमांड है तो आपको दिखेगा कि सर 2 में 3 जोड़ोगे ना तो 5 हो जाएंगे, 19 में 3 जोड़ोगे सर तो 22 हो जाएंगे, 7 में 3 जोड़ोगे सर 10 हो जाएंगे, और 14 में 3 जोड़ोगे 17 हो जाएंगे। यानी कि कोडिंग से डिकोडिंग बनाने के लिए प्रत्येक फेज में 3 3 3 क्या कर दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। अब सेम काम हमें किसके साथ करना है, TAUE के साथ करना है। देख लो, 23, 4, 24 और 8 लिख रखा है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई कीजिए। 20 + 3 23, 1 + 3 4, 21 + 3 24, 5 + 3 8। यानी इसमें भी टोटल 3 3 ही जोड़े गए हैं। प्रॉब्लम पता चल गया कहाँ है। अब आंसर निकाल लो। PD कितने प्लस करोगे आप, +3 +3 +3 +3, 16 और 3 19 हो गए, 10 और 3 13 हो गए, 4 और 3 7 हो गए, 17 और 3 20 हो गए। यानी 19 13 7 20 चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होने वाला है। देखिए, प्लस के पहले जो भी आती है ना हम उसको बहन कहते हैं, माइनस के पहले जो भी आते हैं हम उसे पिता कहते हैं, इनटू के पहले जो भी आएगा हम उस शख्स को भाई कहेंगे, और डिवीजन के पहले जो भी शख्स आएगी हम उसको माता कहेंगे। अर्थात साइन और सिंबल अपने पहले वाले का रिलेशन ही डिफाइंड कर रखा है। अब देखो क्या कहता है सर, हमने एक समीकरण दिया A/B + C × D - E। अब इस समीकरण के माध्यम से हमें यह बताना है कि A का D से क्या संबंध है, यानी कि A का रिलेशनशिप हमें फाइंड करके देना है D से कनेक्ट करते हुए, ठीक है। ए का रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है डी से कनेक्ट करते हुए, कुछ नहीं करेंगे। देखिए, इनटू अपने पहले वाले को बतलाएगा ना, तो यदि मैं डी हूं तो इनटू को अगर मैं क्रॉस करके सी से मिलूंगा तो सी को मैं अपना भाई कहूंगा, और मेरे भाई की बी कौन है, तो बहन है, तो भाई की बहन यानी हमारी भी बहन हो गई, और बहन की ए कौन है, तो माता है, तो बहन की माता हमारी भी माता हो गई। तो कहता है कि सर ए बहन की पुत्री है, बिल्कुल नहीं। फिर कहता है पिता की माता है, बिल्कुल नहीं। पुत्री की बहन है, बिल्कुल नहीं। माता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, यही इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। हम हुए मेरा भाई, मेरे भाई की बहन यानी मेरी बहन, और मेरी बहन की माता, तो मेरी माता ऑप्शन नंबर डी में माता दिख रहे थे। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, धीरे धीरे करके सीखते रहिए सभी चीजों को। देखिए, 7 व्यक्ति थे और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे थे।
यानी इस पंक्ति पे 7 लोग बैठने हैं, और चूंकि स्टेटमेंट में कहा गया है उत्तर की ओर मुख है, तो मेरा राइट उसका राइट होगा, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा। अब देख लो पहला लाइन क्या कहता है, भी क्यू के ठीक दाईं ओर तथा आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो भी क्यू के ठीक दाईं ओर तथा आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। इसका मतलब है कि इन लोगों ने मिलकर के 3 घर क्या किए, कैप्चर किए, और 7 लोगों को बैठना है। फिर देखो क्या कहता है, पी आर के ठीक दाईं ओर, तो पी आर के ठीक दाईं ओर तथा एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो पी कहाँ है, तो आर के दाईं ओर है, लेकिन एस के ठीक बाईं ओर है। अब देख लो क्यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो एस के दाईं ओर पहला नहीं दूसरे स्थान पे क्यू बैठा है। क्यू पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, तो ये पंक्ति का छोर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 लोग की व्यवस्था हो गई। अब पूछ रहा है सर एस और यू के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए एक शख्स टी बचा हुआ है ना, तो यही टी जो है ना एस और यू के बीच में बैठा हुआ है। तो हम लोग आंसर किसका चयन कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। आसानी से बनने वाला सिटिंग अरेंजमेंट था, टाइम टेकन थे नहीं। अच्छा देख लो फिर से सिटिंग अरेंजमेंट, बोला ना कि अभी रेलवे के एग्जाम में झोला भर भर के सिटिंग अरेंजमेंट देता है, तो आपको इसका सामना करना सीखना पड़ेगा, तभी आप अपनी एक रिजल्ट पक्की कर सकते हो। कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी कैसे बैठे हैं, तो एक वृत्ताकार मेज पर यानी एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। कितने लोग, तो 7 लोग। सबसे पहला काम 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे, और सारे लोग का फेस जो है वो केंद्र की ओर है। अब देख लो प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले कहता है सी ई के ठीक दाएं बैठा है, यानी हम जहां भी ई बैठाएंगे इसके ठीक दाएं हमें सी को जगह देना होगा। आगे चलते हैं, देखो डी सी के बाएं से, कहां से, बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जहां भी डी बैठेगा वह सी के बायां यानी क्लॉकवाइज पहला, दूसरा और तीसरा स्थान कैप्चर करेगा। आगे चल दीजिए, बी और सी का निकटतम पड़ोसी ए है। तो बी और सी का निकटतम पड़ोसी जब ए है, तो ए को यहां रखना होगा और बी को यहां रखना होगा, तभी बी और सी का निकटतम पड़ोसी ए हो पाएगा। आगे चलिए, एफ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई के बगल में हम एफ को जगह नहीं दे सकते, तो अब एफ को जगह हमें यहां देनी हो। ए बी सी डी ई एफ खत्म हो गए, ये जी बच गए, अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ए के सापेक्ष में यानी ए के रिस्पेक्ट में जी का स्थान क्या होगा। देखिए ए के रिस्पेक्ट में जानना है, ए के रिस्पेक्ट में जी का स्थान। तो अगर हम बाईं ओर चले तो पहला, दूसरा और तीसरा होगा। तो बाईं ओर तीसरा कहीं दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर भी हम लोग ऑप्शन नंबर डी को बनाएंगे, जो कि बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए COLONY कॉलोनी को क्या लिखता है, तो 48 लिखता है ना। तो देख लो राउंड फिगर जोड़ते हैं, 15 15 30 और 15 तिया 45, 45 और 5 50, 20 70 और 70 और 14 84। यानी कि जब हमने इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा, जब हमने इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा, तो प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा कुल वैल्यू जो प्राप्त हुआ वो 84 प्राप्त हुआ। ठीक है,
हम इसको यूनिट और टेंस प्लेस को अगर बदल दें तो हम 48 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इंटरचेंज की बात करते हैं। इंटरचेंज की बात कर, देखो तो 9 + 14 + 20 + 5 + 18 + 3 + 8 + 1 + 14 + 7 और +5। ठीक है, ध्यान से देखना। 7 5 12, 12 18 30, 30 और 20 50, 50 के बाद 14 14 28 2 30, तो 50 30 कितने हो गए? 80, 80 और 1 10 90, 90 और 5 95, 95 1 96 और 96 और 8, 96 और 8 कितने हो गए? तो 104। भाई साहब इसमें तो कुछ किया गया है और एकदम अच्छा वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, क्योंकि इससे तो ये आया नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, सीधा वैल्यू जब हम जोड़े तो यहाँ तो 84 आया, तो हम लोगों ने पलट के 48 कर लिया। लेकिन यहाँ 104 को पलटेंगे तो 401 आएगा, लेकिन ये भाई साहब कहते हैं कि ना 88 चाहिए। इसका मतलब है कि अब ये उल्टा वैल्यू से भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी उल्टी वैल्यू 48 नहीं आने वाली है। तो इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज किया गया। थोड़ा वॉवेल कॉन्सोनेंट देख ले क्या, 1 2 दो वॉवेल है और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है, तो 2 वॉवेल है तो 2 दूना 4 और 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 दूना 8 कर सकते हैं। देख लो वॉवेल कितने? 2, तो 2 दूना 4 और कॉन्सोनेंट कितने? 4, तो 4 दूना 8 कर सकते हैं। एक वॉवेल, 2 वॉवेल, 3 वॉवेल, 4 वॉवेल, तो 4 दूना 8, बहुत बढ़िया। कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूना 14 नहीं, 2 4 2 6 और 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 11 अठे 88 और 6 गुने 8 48। देख लीजिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का दिए हुए हैं। यानी कि सिंपल बच्चे के पास अगर ये क्वेश्चन आया ना, तो उसका दिमाग ये क्वेश्चन खराब करने वाला है। तो काफी ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए तीसरे अटेम्प्ट में जाकर के क्वेश्चंस बन रहा है, तो क्वेश्चंस में लेवल तो है। पहले सीधा मान से देखा नहीं बना, उल्टा मान से देखा नहीं बना, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे देखा नहीं बना, तो बन क्या रहा है? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर को कनेक्ट कर रहा है, तो 2 2 4 2 6 लेटर और उसको 8 से गुना करवा दे रखा है, तो 48 हो गए। यहाँ भी टोटल देखे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 लेटर, 11 को 8 से गुना करवा दिया तो 88 चाहिए। अब सेम काम चाहिए माउंटेन के लिए। MOUNTAIN, 1 2 3 4 5 6 7 8, माउंटेन 8 लेटर का मिलकर बना है। इसको हम लोगों को 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो अठी अठी 64 चाहिए। ढूंढ लो 64 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। इसको कहते हैं माइंड ब्लोइंग मस्त क्वेश्चन। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट हिलाने वाला था, माइंड को झंझोड़ने वाला था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले हम सीधा मान से ही देखते हैं। सीधा मान से देखे तो ये क्वेश्चन बना नहीं, उल्टा मान से देखने पर भी ये क्वेश्चन बना नहीं, वॉवेल कॉन्सोनेंट करके हमने काम किया फिर भी ये क्वेश्चन बना ही नहीं। 3 अटेम्प्ट ने ये क्वेश्चन ने धोखा दिया। चौथे अटेम्प्ट में दिखा कि 6 लेटर का मिलकर बना, 8 से गुना कर दो 48, 11 लेटर का मिलकर बना, 8 से गुना कर दो 88, तो माउंटेन 8 लेटर का मिलकर बना, 8 से गुना कर दो तो अठी अठी 64, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसको हम कह सकते हैं खतरनाक कॉन्सेप्ट।
इसको क्या कहा जा सकता है? खतरनाक क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप पहली बार में ही ये लॉजिक पकड़ लोगे? अगर आप पहली बार में ये लॉजिक पकड़ लोगे तो गेम क्लियर है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस क्वेश्चंस का लॉजिक कोई पहली बार में ही पकड़ लेगा। हाँ, वही पहली बार में पकड़ सकता है जिसने इस क्वेश्चंस को पहले से बना रखा होगा, तो वो पहली बार में आपको लॉजिक पकड़ के दिखा देगा। अन्यथा इस क्वेश्चन में 3 बार या 4 बार में ही आपकी लॉजिक क्लियर हो पाएगी। तो हम इस क्वेश्चंस को आज का खतरनाक क्वेश्चन साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे और देखेंगे क्या कहता है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है और कोडिंग डिकोडिंग में किसका चाहिए बच्चे? तो मिरर का चाहिए। इससे आसान कुछ होता ही नहीं है बनाना जब एक लेटर की मांग करे। देख लो, चेक्ड हिज मिरर में भी मिरर दे रखा है, ठीक है। बुक इन्वर्टली मिरर में भी मिरर दे रखा है। अब इस वाले कोड में और इस वाले कोड में केवल मिरर ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब दोनों के कोड में मिरर कॉमन है तो दोनों के डिकोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देख लो, ए डब्ल्यू यहां भी दिख रहा है और ए डब्ल्यू यहां भी दिख रहा है, तो ए डब्ल्यू दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब है कि मिरर के लिए जो हमारा आंसर होगा वो ए डब्ल्यू होगा। यही हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, सीरीज है और सीरीज बहुत बड़ी नहीं हुई है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सीरीज जब अचानक से बड़ी हो जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज है और जब धीरे धीरे बढ़े ना तो वो एडिशन सीरीज है, याद रखोगे। तो ये सीरीज बहुत ही धीरे रफ्तार से बढ़ रहा है, यानी ये एडिशन सीरीज है। सबसे पहले 2 पदों के बीच का अंतर निकालो। तो 11 में से 4 गया, 7 बच गए, ठीक है। और 4 में से 3 1 गया, 17, यानी पहले से दूसरे पद में 17 की वृद्धि हुई है। अच्छा देखो, तो 5 में से 1 गया, 4 बच गए, 8 में से 5 गया, 3, दूसरे से तीसरे में जाने में 34 की वृद्धि हुई है। फिर से देख लो, 12 में से 5 गया, 7 बच गए और 9 में से 8 गया, 1 बच गए, यानी फिर से 17 की वृद्धि हुई है। अब फिर देखो, यहाँ 34 की वृद्धि हुई, यानी काम क्या हो रहा है? तो एक बार 17 जुड़ता है, दूसरी बार 34 जुड़ता है, तीसरी बार 17 जुड़ता है, चौथी बार 34 जुड़ता है, तो 5वीं बार तय हो चुका है कि सर इसमें 17 ही जुड़ने हैं, तो हम लोग इसमें 17 जोड़ लेंगे। 7 6 13, 13 के लिए 3, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 और 1 का 1, 153 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को बनाएंगे, जो बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 3 वेन डायग्राम दिए गए हैं। इसमें एक काला वाहन है, एक कार का वेन डायग्राम है और एक फॉक्स वैगन वाहन का वेन डायग्राम है। अब प्रश्न क्या पूछता है? तो कहता है दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल कार, यानी केवल कार चाहिए, या तो केवल वोल्क्स वैगन, यानी ये चाहिए, पसंद करते हैं। बस दोनों को जोड़ लीजिए, 43 और प्लस 38। देख लो, 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 4 1 5 3 8, यानी 85 लोग ही ऐसे मिलेंगे जिनके पास या तो केवल कार है या तो केवल वोल्क्सवैगन है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को तो मैथ में देना चाहिए था जी। 257 माइनस 33 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 13 माइनस 2। चलिए, 11 तिया कितने कट गए? तो 33, 13 तिया 39, यानी 57 माइनस 39 माइनस 2। तो देखिए, ये 57 माइनस 9 2 11 और 3 1 4, 41 घट गया। ठीक है, जैसे ही हम 41 घटा लेते हैं तो 7 में से 1 गया, 6 बचा और 5 में से 4 1, यानी कि हमें 2 का पावर कितना चाहिए? 16 चाहिए। ठीक है, 2 का पावर कितना चाहिए? 16 चाहिए। इसका मतलब पहली संख्या सम आने वाली है, तो 2 का पावर 16 ये नहीं हो सकता है,
विषम है तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसी को आंसर लगाएंगे। ठीक है, रिक्त का मतलब होता ही है खाली, तो रिक्त का संबंध खाली से है, तो उसी प्रकार भीड़ का संबंध किससे होगा, तो जमघट का मतलब होता है बिना मतलब के इकट्ठा हो जाना। जमघट का मतलब क्या होता है, बिना मतलब के इकट्ठा हो जाना। जैसे देख लो, शादी हो रही है, तो लड़के और लड़की की शादी हो रही है, लेकिन उसके पूरे फैमिली दोस्त महिब सब इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए ना, तो उसको हम लोग जमघट कहते हैं। तो जिस प्रकार रिक्त का मतलब ही खाली होता है, तो रिक्त का संबंध खाली से था ना, उसी प्रकार भीड़ का संबंध किससे होगा, तो जमघट से होगा। अब जिन बच्चों को जमघट शब्द की मीनिंग नहीं मालूम है, वो बच्चे इस क्वेश्चंस को में भी सही कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम में वो गलती कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, GLOBAL ग्लोबल को क्या लिखता है, 22, 17, 14, 27, 28, 17। बहुत आगे जाएगा, बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाएगा, बहुत आगे जाएगा। ओ देखिए, जी का अपोजिट टी, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड और एल का अपोजिट ओ। क्लियर? अब देख लो, 20 में 2 को जोड़ेंगे 22 हो गया, 15 में 2 को जोड़ेंगे 17 हो गया, 12 में 2 को जोड़ेंगे 14 हो गया, 25 में 2 को जोड़ेंगे 27 हो गया, 26 में 2 को जोड़ेंगे 28 हो गए, 15 में 2 को जोड़ेंगे 17 हो गए। यानी कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चंस का, कि सर जो भी लेटर दिए गए हैं, आप सबसे पहले उसके अपोजिट को पकड़ो और अपोजिट वाले के वैल्यू में आप दो दो ऐड कर दो, आपके डिकोडिंग वाले पार्ट जो है ना, वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे। चलिए हम लोग करके देखते हैं। एफ का अपोजिट यू, 21 प्लस 2 23, ओ का अपोजिट एल, 12 प्लस 2 14 मिल गया। अब इससे ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। IMPACT इम्पैक्ट है ना बाबू, देखिए तो आई का अपोजिट आर होता है क्या, एम का अपोजिट एन होता है, पी का अपोजिट के होता है, ई का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स और टी का अपोजिट जी होता है। अब आपको मालूम है कि सब में कितने ऐड करने हैं, तो सब में सर 2 ही ऐड करने हैं। कितने ऐड करने हैं सब में, तो 2 ऐड करने हैं। आप सब में 2 2 ऐड कर लो, आपके काम आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए, 18 2 20 के लिए वैल्यू हम टी लिख सकते हैं क्या, 14 और 2 16 के लिए हम पी लिख सकते हैं, 11 और 2 13 के लिए एम लिख सकते हैं। तो डिजिट में ही आंसर देना था, तो डिजिट में ही देते हैं। 18 2 20, 14 2 16, 11 2 13, 26 2 28, 24 और 2 26 और 7 और 2 9। यानी कि 20 से शुरू होना है और 9 पे खत्म होना है। कैंसिल, बाकी सब है। 20 16 13 चाहिए, 20 16 13 28 चाहिए। जब 3 को काट दिए तो चौथा नंबर ही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का अच्छा था, इसको हम लोग अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का अच्छा था, अपोजिट वैल्यू में 2 जोड़ करके कोडिंग से डिकोडिंग बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। 6 सहेलियां हैं, ऋचा, शोभा, उर्मिला, स्वर्णा, पूर्णिमा और काव्या। किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो मालूम है बच्चे, जब दक्षिण की ओर मुख होगा तो मेरा राइट उसका लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है, और मेरा लेफ्ट उसका राइट बन जाएगा। अब इस पंक्ति पे टोटल कितनी सहेलियों को बैठाना है, तो 6 सहेलियों को बैठाना है। ध्यान से देखो क्या कहता है। पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं, ठीक है।
तो 1 2 3 और ये 4 सहेलियां, तो ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। किसके किसके बीच? तो पूर्णिमा और ऋचा के बीच। हम पूर्णिमा को यहां रख लेते हैं, ठीक है, और ऋचा को हम यहां रख लेते हैं। के बीच कितनी सहेलियां? 4 सहेली। अब कहता है स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर है, तो स्वर्णा को कहां रखना है? तो पूर्णिमा के बाईं ओर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 हो गए 7। आगे चल दीजिए। कहता है ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठे हैं। तो ऋचा और स्वर्णा दोनों जब काव्या के ठीक बगल में बैठे हैं, इसका मतलब है कि ऋचा को इधर और पूर्णिमा को इधर नहीं रख सकते, तो हमें ऋचा को इधर रखना होगा। 1 2 3 और 4 सहेलियां छोड़कर हमें पूर्णिमा को यहां रखना होगा। चलिए हो गया। अब देखो स्वर्णा कहाँ थी? पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे थी। तो स्वर्णा जो है ना वो पूर्णिमा के बाईं ओर पहली, दूसरी और तीसरी है, यानी यहाँ किसको जगह मिलना है? तो स्वर्णा को जगह मिलना है। चलिए अब ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में है, तो हम काव्या को यहीं रख सकते हैं और कहीं उसकी पोजीशन मिलेगी नहीं। पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के बगल में है, तो पूर्णिमा और शोभना दोनों किसके बगल में है? उर्मिला के बगल में। तो हम उर्मिला को अगर यहां स्थान देते हैं और शोभना को हम यहां स्थान देते हैं, तो उर्मिला के बगल में शोभना भी आ गई और पूर्णिमा भी आ गई। निम्न में से कौन सा उर्मिला के बाएं चौथे स्थान पे है? तो देखिए उर्मिला के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऋचा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर भी बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कंक्लूजन की के सर ग्रेटर है किससे? एफ से। अगर हम के से एफ तक का सफर तय करते हैं तो इक्वल टू ग्रेटर, ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी के ग्रेटर होगा एफ से, सही है। और ये पूछ रहा है कौन सही नहीं है। फिर देखो कहता है एक्स जो है ना वो ग्रेटर इक्वल है एन से, तो एक्स से एन तक अगर जाते हैं लेसर इक्वल, लेसर इक्वल और इक्वल में लेसर इक्वल स्ट्रांग है, तो एन लेसर इक्वल है एक्स से, सही है। अब देखो एच से जाना है कहां? एक्स तक। देखिए एच से हम आते हैं एक्स तक, लेसर, लेसर इक्वल, लेसर इक्वल और इक्वल में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी एच लेसर है एक्स से, ये भी सही है। तो जब हमसे पूछा गया था कि गलत कौन है, और 1 2 3 जब हमारे ऑप्शन सही हो गए हैं, यानी यही ऑप्शन गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आंसर बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितने अभियंता हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं हैं? अभियंता यानी इंजीनियर चाहिए, शिक्षक चाहिए, लेकिन चिकित्सक से बाहर चाहिए, ये नहीं चाहिए। बाकी इस दोनों में कॉमन चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो 15 है। 15 किस वाले ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या कहते हैं बाबू? कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए ये जो 2 शर्त दिए हुए हैं ना, आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा शर्त इस पे अप्लाई हो रहा है। तो देखो क्या कहता है, यदि पहला और अंतिम दोनों अंक विषम है, तो पहला तो विषम नहीं है, सम अंक है, यानी पहला शर्त अप्लाई नहीं हो। दूसरा शर्त कहता है यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम है, तो देखिए पहला भी इवन है और अंतिम भी इवन है, तो उनके कूटों को परस्पर बदल देना पड़ेगा। इसका मतलब 2 को यहां लिखना पड़ेगा, 8 को यहां लिखना पड़ेगा। तो 2 के लिए ए है ना, यानी ये व्यवस्था ए से शुरू होगी, और 8 के लिए क्या है? तो जी, जी से खत्म होगी। तो ये खत्म, ये खत्म, दोनों बच गए। अब दोनों में देख लो अंतर कहां दिख रहे हैं, तो दोनों में अंतर यहां पे आकर दिखता है, दिखता है ना, पीछे से तीसरा। तो पीछे से तीसरा 3 है
और 3 के लिए हम लोग एट द रेट को यूज करते हैं, यहाँ एंड को यूज किया गया है, नहीं ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। 6 मित्र है, आज 5 सीटिंग अरेंजमेंट का सामना करना पड़ा है। 6 मित्र हैं, ए डी एफ जी और एस, प्रत्येक की आयु अलग अलग है, 1 2 3 4 5 और ये 6। एस की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, 1 2 3 4 से अधिक है। डी की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है और डी की आयु अधिक तो है लेकिन केवल 1 मित्र से। जी की आयु एल से अधिक, जी की आयु एल से अधिक लेकिन ए से कम है। ए की आयु सबसे अधिक नहीं है, यानी ए को हम यहां नहीं रख सकते। तो अब देखिए 3 लोग हैं, ए को हम 3 पे रखेंगे, जी को हम 4 पे रखेंगे और एल को हम 6 पे रखेंगे। एक और कोई व्यक्ति बच चुका है, वो व्यक्ति कौन है देख लो, तो एफ है, यानी एफ को हम 1 नंबर पे जगह देंगे। सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है, तो एल की आयु सबसे कम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे। 6 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 और ये जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया। तो जे को जब भी रखेंगे ना, एन के ठीक ऊपर रखेंगे। के और ओ के बीच में केवल एक डब्बा है, के और ओ के बीच में केवल एक डब्बा है, पता नहीं चलेगा कौन ऊपर कौन नीचे, छोड़ दीजिए। ओ सबसे नीचे वाला डब्बा है, लीजिए ओ सबसे नीचे वाला डब्बा है, तो एक गैप करके के को 4 नंबर पे आना होगा। और एम सबसे ऊपर वाला डब्बा है, एम जो है ये सबसे ऊपर वाला डब्बा, इन दोनों को लगातार बैठना था, तो जे को 2 नंबर पे और एन को 3 नंबर पे रखेंगे। अब एम के ठीक नीचे कौन है, तो एम के ठीक नीचे जे बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ये टोटल आपके रेलवे के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो अलग अलग एग्जामों में, कुछ क्वेश्चंस ग्रुप डी में, कुछ क्वेश्चंस एनटीपीसी में, कुछ क्वेश्चन एएलपी में, यानी सारे को मिला करके मिक्स करके ये सेट बनाया गया है। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे के पूछे गए प्रीवियस पेपर से ही लिए गए हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में आत्म अनुशासन का विकास करना चाहिए। अब सवाल उठता है, सर ये आत्म अनुशासन क्या है? तो देखिए, जब बच्चे छोटे एज में होते हैं तो हम उनको छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। रोज नहाना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, अगर कोई घर पे मेहमान आए तो उनका आदर करना चाहिए, उनके लिए खाना पानी पूछना चाहिए, रोज पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है वो सिखाते हैं। वही कहते हैं आत्म अनुशासन, ठीक है, यानी अनुशासित होना। तो स्कूलों के द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग का मतलब हो गया, चाहे आयु आपकी नर्सरी वाले बच्चे हों, चाहे आपके 1 2 3 4 वाले बच्चे हों, प्रत्येक आयु की उसने बात कर दी कि प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में अनुशासन का विकास करना चाहिए। किसके द्वारा? स्कूल के द्वारा। अब कहता है सर तर्क बताओ। तो तर्क का मतलब होता है बच्चे रीजन देना। तर्क का मतलब क्या? रीजन देना। 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं है। बताइए, अगर हम ये रीजन देते हैं कि 7 साल का तक का बच्चा जो है, आप जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सीखेगा ही नहीं, तो क्या फिर हम ये स्टेटमेंट कहते कि स्कूल के द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग? नहीं कहते। हम कहते स्कूल के द्वारा 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग, लेकिन यहाँ तो प्रत्येक आयु वर्ग की बात कर रहे हैं, यानी वो नर्सरी के बच्चे को भी इंक्लूड कर रहा है। तो पहला हमारा गलत हो गया, यह रीजन नहीं हो सकता। यदि अनुशासन की शिक्षा किसी अन्य द्वारा दिए जाने के बजाय अनुशासन की भावना स्वतः विकसित हो तो वो दीर्घकालीन और अधिक प्रभावशाली रहती है। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर खुद से ही सब लोग डेवलप कर लेते अनुशासन को, तो स्कूल को कहाँ ही नहीं जाता कि आप अनुशासन बच्चों को सिखाइए। तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का दोनों क्या है? गलत है। तो देख लो, ढूंढ लो कहाँ है।
सी नंबर। 1 और 2 दोनों कथन का समर्थन नहीं करते हैं। तो आज की हमारी सभा यहीं बर्खास्त होती है। फिर से कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी और फिर से यूं ही हम लोग 28 से 30 क्वेश्चंस के बीच में 1 घंटे में डिस्कशंस करेंगे। हमारी डिस्कशंस की स्पीड बिल्कुल मिनिमम रहेगी ताकि जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं वो भी बच्चे सीख करके अपना रिजल्ट ला सकते हैं, और जो बच्चे तेज तर्रार हैं उनको तो बिल्कुल ही मज़ा आने वाला है। यानी हर लेवल के बच्चों को हमारी बात बिल्कुल समझ में आएगी। आप यदि बहुत कमज़ोर है तब भी हमारी बातों को आसानी से ग्रहण कर सकते हो, यदि आप बहुत अच्छे हैं तब भी हमारी बातों को आसानी से ग्रहण कर सकते हो। तो चलिए बच्चे, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर से हम 25 से 30 क्वेश्चंस के बीच में देखेंगे, जो कि पूरा का पूरा रेलवे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे कि अभी पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे हम पूरा का पूरा रेलवे पैटर्न ही डिस्कस कर रहे हैं, एसएससी पैटर्न, बैंक पैटर्न को टच नहीं कर रहे हैं। तो फिर से समझ लीजिए, जो बच्चे सिर्फ रेलवे में लगे हुए हैं और आप अपनी एक सीट रेलवे में पक्की करनी चाहते हैं, चाहे वो ग्रुप डी की सीट हो, चाहे एनटीपीसी की सीट हो, चाहे एएलपी की सीट हो, ठीक है, तो आपके लिए ये क्लासेस जो है वो रामबाण है, क्योंकि सारे प्रीवियस पेपर आपके आंख के सामने से इस तरह से गुजर जाएंगे कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रेलवे किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछता है, क्या क्या पूछे जाते हैं, वो सारे चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हो। इस बैच से आप टोटल चीज़ों को सीख सकते हो। तो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, थोड़ा सा वीडियो को लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्र बंधुओं को बताइए कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप बिल्कुल आ सकते हो और बहुत बारीकी से रीजनिंग को समझ सकते हो, इसके कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हो और फील कर सकते हो रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग बनाना नहीं होता है बच्चे, फील करना होता है। एक बार आपने रीजनिंग फील करना सीख लिया, उसके बाद रीजनिंग के कोई भी प्रश्न होना वो आपसे बहुत आसानी से बनेंगे। तो चलिए बच्चे, आज की सभा यहीं हम बर्खास्त करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेट के साथ। सभी बच्चों को गुड डे, फिर मुलाकात होगी।